बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, फिज़िक्स के फोर्थ टेस्ट के सॉल्यूशन आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैंने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का टेस्ट आपको असाइन किया था और प्रोजेक्टाइल मोशन भी शामिल था। तो पहला टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखें। MCQ नंबर फर्स्ट, इसमें यह है कि एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग विद अ कांस्टेंट स्पीड रिलीजेज अ बॉम्ब। एक एरोप्लेन है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है और एक बॉम्ब को रिलीज़ करता है। तो जब रिलीज़ करता है और बम इससे अवे मूव करेगा तो इसमें क्या होगा? स्टेटमेंट क्या है? एज द बम मूव अवे फ्रॉम एरोप्लेन इट विल, ये क्या करेगा? पहले ऑप्शन में दिया है ऑलवेज बी वर्टिकली बिलो द एरोप्लेन ओनली इफ़ द एरोप्लेन वाज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, कि बम वर्टिकली बिलो जाएगा अगर प्लेन सिर्फ हॉरिजॉन्टली जा रहा हो। या दूसरे ऑप्शन में जा रहा है कि अगर प्लेन 45 के एंगल पे जा रहा हो तो फिर जस्ट बिलो होगा। तीसरे ऑप्शन में दिया है ऑलवेज वर्टिकली बिलो होगा, तो ये तीसरा ऑप्शन ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही ऑप्शन है। कि क्योंकि प्लेन की सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। तो प्लेन चाहे जिस एंगल पे भी जा रहा हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के हिसाब से बम वर्टिकली बिलो जाएगा। लिहाजा प्लेन चाहे हॉरिजॉन्टल जा रहा हो, चाहे 45 एंगल पे जा रहा हो, जिस एंगल, तो बम हमेशा वर्टिकली बिलो ही जाएगा। लिहाजा इस MCQs का सी ऑप्शन है कि अगर एक प्लेन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और वो बम किस तरफ जाएगा, तो वो वर्टिकली बिलो ही जाएगा। हर केस में वर्टिकली बिलो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑलवेज बी वर्टिकली बिलो द एरोप्लेन वेदर प्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली और मूविंग एट 45 डिग्री और ग्रेजुअली फॉल बिहाइंड द एरोप्लेन इफ़ एरोप्लेन वाज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। बिहाइंड का तो कोई केस ही नहीं होता। जैसे एरोप्लेन जा रहा है, जो एरोप्लेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, बम को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल जाएगी और उस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के हिसाब से वर्टिकली बिलो हो जाएगा। तो इस तरह MCQs नंबर सेकंड पे हम चले जाते हैं। बहुत सिंपल MCQs है। क्लास में भी मैंने ये समझाया था कि अ पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड सच दैट हॉरिजॉन्टल रेंज एंड वर्टिकल हाइट आर सेम। हॉरिजॉन्टल और रेंज और वर्टिकल हाइट जब सेम होती हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, कि अगर आपने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है, उसकी वर्टिकल हाइट भी उतनी है और रेंज भी उतनी है, रेंज और हाइट बिल्कुल इक्वल हो, तो इस पर ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है वो 76 डिग्री या टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4 होता है। इस रिलेशन से आपके पास ये अच्छे से आता है 4h कोटेंजेंट एंगल। तो कोटेंजेंट एंगल जो है, अब हाइट और रेंज अगर इक्वल हो जाएं तो रेंज और हाइट कैंसिल हो जाएंगी। तो ये 1/4 और कोटेंजेंट को 1/टेंजेंट लिख दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4 या थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4। ये मैंने क्लास में भी करवाया था। बहुत फेमस MCQs भी है कि जब रेंज और हाइट इक्वल हों तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 76 डिग्री या टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4 होता है। लिहाजा दूसरा MCQs और ऑप्शन में इसका लिख देता हूँ, इसका ऑप्शन A है। इस तरह MCQs नंबर 3 पर आ जाइए। अ पार्टिकल विद एन इनिशियल वेलोसिटी V0 in a plane is subjected to a constant acceleration in same plane। कि एक पार्टिकल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी V0 है, एक प्लेन में है और उसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया गया है उसी प्लेन के अंदर। देन इन जनरल द पाथ ऑफ द पार्टिकल। तो डियर स्टूडेंट, जब एक पार्टिकल की कोई इनिशियल वेलोसिटी हो और वो इनिशियल वेलोसिटी ऐसी हो कि वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम हो या एस्केप वेलोसिटी से कम हो, तो ऐसी सूरत में इनिशियल वेलोसिटी हो, यानी कि कम इनिशियल वेलोसिटी, सादा लफ्ज़ों में जब उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और वो g हो, तो इस सूरत में उसका पाथ हमेशा पैराबोला होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। प्रोजेक्टाइल का केस भी यही है। प्रोजेक्टाइल के केस में भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जाता है, लिहाजा इसका पाथ जो है वो भी पैराबोला है। और प्रोजेक्टाइल का पाथ उस वक्त सर्कुलर हो जाता है जब इनिशियल वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर हो, और अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से बढ़ गई तो वो फिर एलिप्टिकल पाथ हो जाता है। और अगर इनिशियल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से भी बढ़ गई फिर हाइपरबोला हो जाता है। तो पैराबोला सिर्फ थोड़ी वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है। तो लिहाजा इसका मैं राइट ऑप्शन लिखने जा रहा हूँ, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जिसका पैराबोला आंसर है। MCQs नंबर 4 पे आ जाइए। One stone is projected horizontally from
और 20 मीटर हाई क्लिफ, कि एक हाई क्लिफ है 20 मीटर उसकी बुलंदी है, उससे हॉरिजॉन्टली एक स्टोन को फेंका गया, तो ज़ाहिर है उसका पाथ पैराबोला होता है। इसी तरह और उसकी इनिशियल स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड की इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड से उसको फेंका गया है 20 मीटर की क्लिफ से। तो इसमें क्या पूछा है, ट्रू स्टेटमेंट बताइए कि इसमें ट्रू स्टेटमेंट क्या होगी। एक दफ़ा स्टेटमेंट पूरी एक दफ़ा फिर से सुन लें। वन स्टोन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई क्लिफ विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अ सेकेंड स्टोन इज साइमल्टेनियसली ड्रॉप्ड, एक स्टोन साइमल्टेनियसली ड्रॉप किया गया है, यानी एक को छोड़ा गया और एक को 10 मीटर पर सेकेंड की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फेंका गया। तो ट्रू स्टेटमेंट बताए। ट्रू स्टेटमेंट क्या है, बोथ स्ट्राइक द ग्राउंड विद सेम वेलोसिटी, बिल्कुल नहीं, मैंने क्लास में समझाया था, ड्रॉप वाला कम वेलोसिटी से और थ्रो वाला ज़्यादा वेलोसिटी से जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बॉल विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड रीचेज द ग्राउंड फर्स्ट, बस बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बात मैं क्लास में समझा चुका हूँ। ड्रॉप करें और हॉरिजॉन्टल थ्रो करें तो टाइम का एक ही फार्मूला लगता है 2h/g, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, लिहाजा ड्रॉप वाला भी उसी टाइम में गिरेगा और 10 मीटर से फेंकने वाला भी उसी टाइम में गिरेगा। लिहाजा राइट ऑप्शन सी है, जिसमें कहा गया है कि बोथ विल हिट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। तो ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। एमसीक्यूज नंबर 5 पे चले जाइएगा। एमसीक्यूज नंबर 5 में क्या है जी, इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एंगल इक्वली इंक्लाइंड विद द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल विद वेलोसिटी vi, कि अगर एक प्रोजेक्टाइल है उसको फेंका गया, उसका हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल बराबर कब होते हैं, जब वो 45 का केस हो। 45 के केस में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के साथ एंगल बराबर होते हैं, और 45 के केस में आपको पता है क्या होता है, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि रेंज फिर क्या होगी। अगर एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के साथ इक्वल एंगल पे फेंका जाए तो रेंज क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट 45 के केस में मैक्सिमम रेंज होती है, और मैक्सिमम रेंज का फार्मूला vi² होता है, जो जहाँ पर जो है मैंने vi² की बजाय u दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी को u से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल u से, ये सिंबल भी पता होना चाहिए। तो लिहाजा इसका जो राइट ऑप्शन आ गया है वो डियर स्टूडेंट ए इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है जी, a stone is projected with initial velocity at some angle with horizontal. A small piece separate from the stone before the stone reaches its maximum height, then it will, यानी कि अगर आपने एक स्टोन फेंका है यहाँ से और वो स्टोन जाते हुए उससे उसका टुकड़ा अलहदा हो गया है, हाँ, मैक्सिमम हाइट पर जाने से पहले एक टुकड़ा उससे अलहदा हो गया है, तो उसके मुतालिक सही स्टेटमेंट बताएं। फ्लाई साइड बाय साइड विद द पेरेंट स्टोन अलॉन्ग द पैराबोलिक पाथ, बिल्कुल ऐसी बात है, जब ये यहाँ ये से सेपरेट हो जाएगा तो जी इसका पाथ पैराबोला है, तो ये जो टुकड़ा उसे सेपरेट हुआ है ये भी पैराबोला कंडीशन में ही जाएगा, उसी तरह मोमेंटम और सब कुछ को कंजर्व रखने के लिए। लिहाजा इसमें ए ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन, के बस अगली स्टेटमेंट में पढ़ता भी नहीं हूँ कि वो साइड बाय साइड उसी तरह ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग हॉरिजेंटली विद द स्पीड, एक एरोप्लेन है वो एक स्पीड के साथ हॉरिजेंटल फर्स्ट से मूव कर रहा है, और स्पीड कितनी दे दी गई है 360 किलोमीटर पर आवर, जिसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो वो 100 मीटर पर सेकंड आ जाती है। इसे फेंका गया है और ये टारगेट से कितना ऊपर है, हाइट दे दी गई है 490 इन मीटर्स, तो कह रहा है कि ये बम जो है कितने टाइम में स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को। तो टाइम के लिए हमेशा फार्मूला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस है, ये आपके पास टाइम का फार्मूला है जिसमें आप हाइट और जी पुट कर दें। इनिशियल वेलोसिटी इज़ नॉट मीनिंगफुल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट हाइट पुट करेंगे, और हाइट पुट करने से ये जब पुट करते हैं तो ये 10 सेकेंड आंसर आ जाता है। लिहाजा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए कि अ हंटर
takes an aim at the monkey sitting on the tree and fire a bullet, यानी कि एक हंटर है, मंकी को एम करता है और उसको गोली फायर करता है. Just when bullet leave the barrel of the gun, it so happens that monkey begin fall freely. The bullet will, A option, go above the monkey, go below the monkey, may or may not hit monkey, hit the monkey. क्या मतलब है कि एक मंकी यहाँ फ़र्ज़ करें कहीं मौजूद है, गन उसके ऊपर एम्ड है. अब गन इस तरह एम है तो उसको पता है आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, उसका पाथ पैराबोला होता है. अगर बिल्कुल ऐसे उसके ऊपर 1 to 1 एम रखें और मंकी अपनी जगह पे बैठा रहे तो प्रॉबेबली गोली नीचे चली जाएगी. लेकिन एट द सेम टाइम अगर मंकी भी गिरना शुरू कर दे सो इट विल हिट द मंकी. तो ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या है कि ये मंकी को हिट करेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, ये स्ट्रेट पाथ नहीं है, पैराबोला है, इसने कर्व होना है, इसने नीचे जाना है. और मंकी अगर गिरना शुरू किया तो वही उसका, इसका मतलब है बदबख्ती शुरू हो गई है. तो ये डी इज़ द राइट ऑप्शन. 9 क्वेश्चन जो है, 2 projectile thrown at the same point at the angle 60 and 30 degree with the horizontal attain same height, ratio of initial velocity बतानी है. डियर स्टूडेंट, अगर आपको याद हो मैंने सेम हाइट के केस में इनिशियल वेलोसिटी की रेशियो बताई थी और हाइट का फार्मूला आपको अच्छे से पता है. 2vi स्क्वायर, vi स्क्वायर साइन स्क्वायर एंगल ओवर 2g vi स्क्वायर साइन स्क्वायर एंगल ओवर 2g. इसकी रिलेशनशिप भी मैंने आपको बना कर दी थी, g से g2 से 2 कैंसिल कर दें. तो हाइट दी हुई हो और आपको एंगल दी हुए हो तो वेलोसिटीज़ की रेशो का ये फार्मूला बनाया था. ये वेलोसिटीज़ को सेपरेट कर दें, इसका एंगल 1 और इसका 2 कर दें तो साइन एंगल 1 और साइन एंगल 2 जस्ट आपके पास वेलोसिटीज़ की रेशो आप कैलकुलेट कर सकते हैं सेम हाइट के केस में. तो जस्ट पुटिंग कर दें 60 और 30. पहला एंगल कौन सा दे रखा है 60, दूसरा एंगल कौन सा दे रखा है 30. साइन 60 पे कितना होता है हाफ, 30 पे कितना, साइन 60 पे होता है √3/2 और वहाँ पर होता है हाफ. हाफ से हाफ कैंसिल, √3. ये इसका ऑप्शन आ जाएगा, ये उसकी रेशो आ जाएगी, क्योंकि उधर पहले 30 और फिर 60 दे रखा है. सेम पॉइंट 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल सेम हाइट, द रेशियो ऑफ द इनिशियल वेलोसिटीज़ की रेशियो इधर मैंने बतानी थी आपको. यहाँ पर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है में आ रहे हैं, ये थोड़ा मुझसे देखें. अगर आप इस फार्मूले को देखें, ये v1 स्क्वायर, ये अगर इसको v1 कह दें, इसको 2 कह दें, 2 को इधर ले आए, इधर साइन 2 आ जाएगा, इधर साइन 1 आ जाएगा. ये थोड़ी गलती हुई है. तो 2 एंगल है 30 और वो है 60, तो लिहाजा साइन 30 पे आ जाता है 1/2 और 60 पे आएगा √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आंसर आएगा. लिहाजा इस क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट वो डी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है 9 क्वेश्चन में. सिंपल सी कहानी है, ये फार्मूला है आपके पास. सेम हाइट के केस में वेलोसिटीज़ की रेशियो जो है वो आपके पास साइन ऑफ एंगल के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. इस फार्मूले को फॉलो करके इस MCQs को सॉल्व करना था. MCQs नंबर 10 पर जाते हैं. 10 MCQs है. A body is projectile at 30 degree angle with the horizontal velocity 30 meter per second. What is the angle with the horizontal after 1.4 सेकेंड. इस क्वेश्चन को समझ लें डियर स्टूडेंट. 10वें क्वेश्चन को कि एक बॉडी है उसको फेंका गया है, उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 30 डिग्री है विद हॉरिजॉन्टल, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है डियर स्टूडेंट वो दे दी है 30 in मीटर पर सेकेंड. यानी 30 डिग्री से उसको फेंका गया है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पे, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 30 in मीटर पर सेकेंड है. तो कह रहा है टाइम इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड के अंदर जो है उसका एंगल क्या होगा, एंगल पूछ रहा है. तो आपको याद होगा मैंने आपको एक एंगल का फार्मूला बताया था. एंगल इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स VI साइन थीटा माइनस GT डिवाइडेड बाई VI cos थीटा. ये बेसिक फार्मूला है वेलोसिटी आफ्टर टाइम t का. ये आपके VI cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और VI sin थीटा माइनस GT ये वर्टिकल कंपोनेंट है. अगर आप यहाँ पर पुटिंग कर देते हैं टेंजेंट इनवर्स, वेलोसिटी इनिशियल कितनी है 30 और साइन 30 में इनिशियल एंगल साइन 30 पे हाफ होता है, तो हाफ और G कितना है 10 है और टाइम कितना है 1.5 है.
तो इसका आंसर आ जाएगा 15 और यहाँ से भी आंसर आ रहा है 15, नीचे करने की ज़रूरत भी नहीं है। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 15 माइनस 15 0, और टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0 जो है वो आपके पास क्या आ जाता है, 0 डिग्री आ जाता है। तो इस तरीके से टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0 डिग्री, लिहाजा इसका आंसर 0 डिग्री है और ऑप्शन बन जाएगा ए। फार्मूला जहन में रखें, अगर आपको इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हो, इनिशियल वेलोसिटी दिया हो, किसी टाइम टी के ऊपर आपसे फाइनल एंगल पूछ सकता है, ये टाइम टी वाला एंगल है, टाइम टी वाला एंगल, इसका फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। यानी इस टाइम पर वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी प्रोजेक्टाइल, 1.5 सेकंड के बाद वो यूं हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और उसका एंगल 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, A body of mass 1 kg is thrown with the initial velocity 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी से एक बॉडी को फेंका गया है और मैस कितना दिया गया है डियर स्टूडेंट, 1 इन किलोग्राम। तो उसका मोमेंटम और इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी दे दिया गया है 60 डिग्री इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन फिर दोबारा सुन लें। अ बॉडी ऑफ मैस 1 kg इज थ्रोन विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। 60 डिग्री के साथ इस वेलोसिटी से फेंका गया है एक ऑब्जेक्ट को यूं 60 डिग्री के साथ, 60 डिग्री पे उसका। तो समिट पॉइंट पे मोमेंटम पूछ रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम पूछ रहा है। तो डियर स्टूडेंट मैंने हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम आपको फार्मूला बता दिया था, अगर आपको याद हो, MVI कॉज एंगल, M1 है, VI 10 है और cos 60 पे होता है हाफ। तो ये आंसर आ जाएगा 5 kg मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड। लिहाजा राइट ऑप्शन आपके पास आ चुका है, डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। Question number 12. A bullet is fired horizontally with the velocity 80 मीटर पर सेकेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड ऑफ फॉल। हॉरिजॉन्टल जब भी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए, चाहे जिस वेलोसिटी से भी फेंका जाए, उसने कहा है कि हॉरिजॉन्टल हमने इसको फेंका है 80 मीटर पर सेकेंड से फेंका है। तो कह रहे हैं कि फायर हॉरिजॉन्टल 80 मीटर पर सेकेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड, ये कितनी गिरेगी एक सेकेंड में। हमें पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसकी जो हाइट है h इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, चूँकि इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकली लेते हैं इस इक्वेशन ऑफ मोशन में, हाफ GT वाला ये बिहेवियर, और इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट चूँकि 0 होता है, लिहाजा ये टर्म ख़त्म हो जाती है। आपको पता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, तो फर्स्ट सेकंड में ये कितना गिरेगा, जी की वैल्यू 9.8 और टाइम डाल दें 1, तो फर्स्ट सेकंड में आपको अच्छे से पता चल चुका है कि 9.8 का आधा 4.9 मीटर ही गिरेगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो हाइट के केस में इंपॉर्टेंट होती है वो वर्टिकल होती है, ये तो हॉरिजॉन्टल दी गई है ना। हॉरिजॉन्टल 80 मीटर पर सेकंड जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिया गया है। उसकी बुलंदी के लिए इसका कोई किरदार नहीं है इनिशियल वेलोसिटी का, हॉरिजॉन्टल का, या जो उसकी बुलंदी या उसका जो तय करदा फासला है। क्वेश्चन नंबर 13। A body is projected at the angle 30 degree with horizontal with kinetic energy Ke, kinetic energy at the top point। मैं आपको बता चुका हूँ कि kinetic energy टॉप पॉइंट पे क्या फार्मूला पढ़ चुके हैं, kinetic energy ऑफ इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो टॉप पॉइंट पे इनिशियल kinetic energy एंगल कितना दे रखा है, किस एंगल से फेंका गया है, 30। तो cos के अंदर जब आप 30 पुट करते हैं तो आपको अच्छे से पता है cos के अंदर 30 √3/2 होता है, और जब स्क्वायर लेंगे तो वो 3/4 ऑफ इनिशियल किनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट राइट ऑप्शन आपके पास आ चुका है, विच इज़ द डी। नंबर 14 को आप देखें, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ बैग इज ड्रॉप फ्रॉम द एरोप्लेन flying horizontally with constant speed, air resistance ignore, where the plane B the bag hit the ground। क्वेश्चन सुनिएगा कि a bag is dropped
फ्रॉम एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट कांस्टेंट स्पीड, एक प्लेन है कांस्टेंट स्पीड के साथ हॉरिजॉन्टली जा रहा है, वो बैग को ड्रॉप कर देता है। जब ड्रॉप कर लेता है, वेयर विल द एरोप्लेन बी व्हेन बैग हिट्स द ग्राउंड, यानी कि जब बैग ज़मीन पे पहुंच जाएगा तो एरोप्लेन कहाँ आ चुका होगा। तो डियर स्टूडेंट, हमें पता है जहाँ अगर फ़र्ज़ करें एरोप्लेन जहाँ है तो बैग आगे जाएगा, अब एरोप्लेन आता जाता उतने तक बैग जो है वो नीचे पहुंच जाएगा। लिहाजा जब बैग हिट करेगा उस वक्त वो उसके ऊपर आएगा, लेकिन जब वो छोड़ेगा तो बैग उसके ऊपर, जब वो बैग को रिलीज़ करेंगे तो उस वक्त रिलीज़ के वक्त बैग उसके नीचे नहीं होगा, बैग आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि बैग को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल जाएगी। लिहाजा जब वो ज़मीन को टकराएगा उस वक्त हवाई जहाज़ उसके ऊपर आ चुका होगा। या अगर उसने उसको हिट करना है तो अगर ऊपर, ये भी MCQs है कि अगर टारगेट के ऊपर बैग ड्रॉप करता है तो हिट करेगा, नहीं करेगा। इसलिए पहले वो ड्रॉप करने के लिए, हिट करने के लिए पहले ड्रॉप करवाया जाता है, लेकिन जब वो टच करेगा तो उस वक्त प्लेन ऊपर आ चुका होगा। लिहाजा राइट ऑप्शन यही है जिसका नाम बी है, डायरेक्टली अबव द बैग। इसका राइट ऑप्शन बी है कि उस वक्त हिट करेगा जब वो डायरेक्टली अबव होगा प्लेन उसके ऊपर। 15 नंबर पे आ जाइए, 15 नंबर MCQs पे आ जाइए। A man leave his house on the cycle and comes back हाफ आवर के अंदर वापस आ जाता है, साइकिल पे किया, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद वापस आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी बताएं। डियर स्टूडेंट, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, क्योंकि वापस आ चुका है, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है। लिहाजा इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, ए इज़ द राइट ऑप्शन, कि उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 आ जाएगी। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, 16 MCQs को देखिएगा ज़रा काइंडली, कि 2 स्टोन ऑफ डिफरेंट मैसेज आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। देखें, 2 स्टोन हैं, डिफरेंट मैसेज हैं, बिल्डिंग सेम है, हाइट सेम है, तो आप समझ जाएं कि इस केस में कम से कम वो एक ही वक्त में पहुंचेंगे और उनका एक्सेलरेशन सेम होगा और उनकी जो टकराने की वेलोसिटी है ये सेम होगी। ये पहले इन्फॉर्मेशन से हमें पता चल गया है कि जब सेम बुलंदी से मुख्तलिफ मैसेज गिराए गए हैं तो उस वक्त जो है हमें पता है जो इम्पैक्ट वेलोसिटी होती है बुलंदी के हिसाब से वो जो है मैस पे डिपेंड नहीं करती है, और जो टाइम होता है प्यारे बच्चों वो भी मैस पे डिपेंड नहीं करता है। टाइम और वेलोसिटीज़ उनकी जो है टकराने की वो सेम होंगी। और अब करेक्ट स्टेटमेंट बहरहाल आप रीड आउट कर लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर जो मैंने दे रखा है कि लार्जर स्टोन हिट द ग्राउंड अर्लियर, नहीं। स्मॉलर हिट द ग्राउंड अर्लियर, नहीं। विच ऑफ द स्टोन रीचेज द ग्राउंड अर्लियर डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन, नहीं। बोथ रीचेज द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, दोनों एक ही वक्त में आएंगे। लिहाजा 16 MCQs का जो राइट ऑप्शन है वो डी है। नंबर 17 पे आ जाएं, गैर हरी 17 पे। इस MCQs के अंदर थोड़ा सा एक बात ये है कि 16 MCQs की स्टेटमेंट थोड़ी सी इनकम्प्लीट रह गई है। इसको बहरहाल फिर भी आपको नंबर इसका पूरा दे दिए गए हैं 17 MCQs के, क्योंकि स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। बहरहाल मैं MCQs को बता देता हूँ। यह है कि बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, वाइल इधर होना चाहिए कि सम अदर बॉल बी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ एन अदर टावर, कि एक को एक टावर से गिराया गया, दूसरे को दूसरे टावर से गिराया गया, मुख्तलिफ टावर से गिराए गए, 2 मुख्तलिफ बालें हैं, तो उनके एक्सेलरेशन के मुतालिक पूछा है। तो हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन वो आपके पास हमेशा कांस्टेंट होता है और वो जो है वेट और मैस की रेशो होता है। तो छोटा मैस बड़ा वेट, छोटा मैस छोटा वेट, बड़ा मैस बड़ा वेट, तो जी की वैल्यू वो फिक्स रहती है, चाहे वो हल्का पत्थर हो, भारी पत्थर हो, या जिस बुलंदी से फेंका जाए, बहुत बड़ी बुलंदी ना हो, तो जी की वैल्यू जो है, ये सारे जी की वैल्यू के फार्मूलाज हैं। यहाँ बुलंदी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो लिहाजा ये दोनों स्टोन ए और बी एक ही एक्सेलरेशन से गिरेंगे। बहरहाल क्वेश्चन एक दफ़ा फिर देख लें। इसमें मैंने कहा कि 2 स्टोन हैं, ए बी मुख्तलिफ बिल्डिंग से गिराए गए हैं, तो एक्सेशन के मुतालिक स्टेटमेंट बताएं। सेम फॉर बोथ बॉल, ए ऑप्शन ही ठीक होगा कि एक्सेलरेशन इज सेम फॉर बोथ बॉल। 18 पे चले जाएं।
एक्सक्यूज नंबर, अ कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड मूव विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है, रेस्ट से शुरू हो रही है, रेस्ट से शुरू हो रही है। रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन nth सेकेंड एंड n सेकेंड। प्यारे बच्चों, जब रेस्ट से शुरू हो तो nth सेकेंड के डिस्टेंस का फार्मूला मैं आपको सिखा चुका हूँ, एक्सेशन बाई 2n-1, और जब वो n सेकेंड का, ये nth सेकेंड हो गया, और n सेकेंड का पूछे तो हाफ a n स्क्वायर, ये वो इक्वेशन है जो आपको याद होगी, SN VI a/2 nth सेकेंड वाली, और ये इक्वेशन कौन सी है, VIT हाफ GT स्क्वायर, ये इक्वेशन। तो इनकी रेशो निकालनी है, तो ये भी a/2 है, दोनों a/2 हैं, तो रेशो एक दूसरे के ऊपर डिवाइड कर दें इन दोनों को, तो डिवाइड करने पे आपके पास आंसर आ जाएगा 2n-1/n²। तो ये आपके पास 18 MCQs में इस तरह का ऑप्शन सी में मौजूद है। सी इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन। इसकी डिस्कशन भी मैंने अपने लेक्चर में बड़ी डिटेल में की थी। 2n-1 ऑड नंबर है और n² जो है इंटीजर का स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिएगा कि अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट, एक पार्टिकल को एक बुलंदी से फेंका गया, और बुलंदी कितनी दी गई है, 3.46958 मीटर ऐसे बताया गया है। रफली इसको राउंड ऑफ करें तो ये 3.5 मीटर हाइट से इसको फेंका गया है। व्हाट टाइम द पार्टिकल ट्रेवल इन फर्स्ट मीटर डिस्टेंस, फर्स्ट मीटर डिस्टेंस के अंदर h1 इज इक्वल टू, वो कहते हैं फर्स्ट मीटर डिस्टेंस को वो कितने टाइम में कवर करेगा। तो प्यारे बच्चों, टाइम का फार्मूला आपके पास है हमेशा 2h/g। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को गिराया जाए तो फर्स्ट मीटर में h की जगह 1 डालो, g की जगह 10 डालो, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें 1/5 सेकेंड्स में। इस तरह का ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। इस तरह का आंसर ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। तो ये 3 मीटर की कुल 3.5 मीटर की बुलंदी थी, तो पहले मीटर में फासला कितना तय करेगा, पहले मीटर में कितना टाइम लेगा गिरने में, टाइम पूछा था, फासला नहीं टाइम पूछा था। अगले MCQs की तरफ जाइएगा। MCQs नंबर 20 MCQs में ये है जी कि अ पार्टिकल स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड रिटार्डेशन a, इट विल रीच द स्टार्ट पॉइंट। यानी कि एक पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका गया और वापस आता है, और एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है उसका नेगेटिव, जैसे एक बॉल को फेंकते हो तो उसका रिटार्डेशन -g है, आते हुए एक्सेलरेशन +g है। तो वापस आने में, तो वापस आने के लिए वो हम लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने टाइम में वापस आएगा। तो प्यारे बच्चों, टाइम की इक्वेशन अगर आपको याद हो, इनिशियल वेलोसिटी जब गिवन हो तो u²/g होती है। ये इक्वेशन अगर आपको मैंने करवाई है, vi² g, ये टाइम की इक्वेशन है आपके पास। vi² नहीं था, सॉरी फॉर दैट, vi² बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ये इक्वेशन कहाँ से निकलती है, vf इज इक्वल टू vi ऊपर जाते हुए -gt से, तो हाईएस्ट पॉइंट पे चूँकि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है तो -vi -gt, तो इससे टाइम की इक्वेशन -vi/g, माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, vi ये हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के टाइम की इक्वेशन है। vi को यहाँ u से डिनोट कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से भी डिनोट किया जाता है। तो ये सिर्फ जाने का टाइम है, तो आने का टाइम क्या होगा, इसका डबल होगा, तो 2 बता भी दिया कि ये इक्वेशन कहाँ से आ गई। स्टेटमेंट क्या थी कि एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका गया और रिटार्डेशन कवर किया उसने, कोई ए रिटार्डेशन, और वापस इनिशियल पॉइंट पर आ गया तो कितना टाइम लेगा। तो ये फ्री फॉल का केस हो सकता है, जैसे आप एक चीज़ को ऊपर फेंकते हैं और जो वापस आपके हाथ में आता है, तो वापस आने में जो टाइम होता है ये 2vi/g होता है, जिसको अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन भी थी प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो वो भी इसी तरह थी 2vi sin/g, और टाइम ऑफ ये वर्टिकल का केस है तो वर्टिकल के केस में sin 90 डाल दो, sin 90 पे 1 होता है। तो इस तरीके से भी यही आंसर आ रहा है। तो दिस इज़ द राइट आंसर, और ऑप्शन इस तरह का जो मौजूद है वो डी
डी ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन आपको कर दिया। एक बात को 2-3 तरीक़ों से समझाया है मैंने, आप समझ जाएं, इस तरीके से समझ सकते हैं, फ्लाइट टाइम से समझ सकते हैं। 1 डायमेंशन की बात है तो साइन ले लिया मैंने। अगला क्वेश्चन आपके पास जो दे रखा है वो है 21 क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द 5th सेकेंड ऑफ मोशन। क्वेश्चन को सुने कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है डियर स्टूडेंट, 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो रिटार्डेशन है वो माइनस में लिया जाता है, रिटार्डेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द 5th सेकेंड, n इज इक्वल टू 5 सेकेंड में डिस्टेंस हमने n इज इक्वल टू 5 में 5वें सेकेंड का डिस्टेंस। तो nth सेकेंड का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है फार्मूला, हमें पता है vi a/2 2n - 1 होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, रिटार्डेशन कितना है 2/2, सेकेंड कितना है 5th, n की जगह 5th डालें, 10 1 10 - 1, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 2 5 और 10 आया है। 5th सेकेंड था, एक्सेलेरेशन जो है वो रिटार्डेशन का केस है, -2 और कैंसिल 1 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 9। तो 10 - 9 आंसर आ जाएगा 1 मीटर। और ऑप्शन ये 1 मीटर ऑप्शन कहाँ पे मौजूद है, डी में मौजूद है, डी। तो आपके सामने nth सेकंड वाला फार्मूला लगाया और प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22 MCQs दिया हुआ है कि टेक द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नियर द सरफेस ऑफ अर्थ to be 9.8 for free fall. What velocity of the body at the end of the 2 seconds of the free fall if initial velocity is 0? बहुत सीधी सादी बात है, ऐसे लंबी चौड़ी कहानी दी हुई है कैसे समझ करने के लिए कि g की वैल्यू 9.8 ले, तो 2 सेकंड के एंड पर वेलोसिटी क्या होगी हमें पता है। 2 सेकंड के एंड पे वेलोसिटी जो है gt का फार्मूला है, g की वैल्यू 9.8 लें, सेकंड 2 ले लें, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तो 19.6 आंसर आ जाएगा। वैसे भी हमें पता है कि हर चूँकि फ्री फॉल का केस है, हर सेकंड में वेलोसिटी जो है 9.8 के हिसाब से बढ़ती है, तो जर्नल 9.8 पहले सेकंड में 9.8 हो जाएगी, फिर उसका 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, या जी की वैल्यू 10 लेते हो तो पहले सेकंड में 10 20 30 40 50, पहले में 10, दूसरे में 20, तीसरे में 30 40 50 5, इस तरह जो है बढ़ती जाएगी वेलोसिटी। बहुत सिंपल है और इस तरह का आंसर किस के अंदर मौजूद है, बी जो है ऑप्शन है। 23rd पे आ जाएं। A ball is thrown vertically upward with the speed v, comes back the starting point, ऊपर फेंकी गई, स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आई, तो पूछ क्या रखा है इस क्वेश्चन में, रेशियो बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो डियर स्टूडेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड की रेशियो बताओ। तो डिस्टेंस तो है dd 2d या ss 2s या h 2h, तो डिस्प्लेसमेंट है 0 और 1/0 होता है इन्फिनिटी, लिहाजा इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा और इन्फिनिटी डी में मौजूद है। तो ये क्वेश्चन कर दिया। 24th में जाइए, MCQ नंबर 24। You observe an object covering distance in the directly proportional to the time elapsed। कि आप देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है और वो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। What conclusion might you draw अबाउट इट्स एक्सेलरेशन। तो आपको पता है जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ जो कांस्टेंट लगेगा वो वेलोसिटी होगी। अब वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। जब डियर स्टूडेंट वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा,
ज़ीरो होगा। बस यहाँ से मैंने डायरेक्ट कंक्लूड करवा दिया। तो लिहाजा इसका ऑप्शन जो है 0A में मौजूद है। 25 पे चले जाए, नंबर 25 MCQs। A stone is thrown vertically upward with velocity v at the half height velocity क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी v से ऊपर फेंका गया, बुलंदी की आधे बुलंदी पर उसकी वेलोसिटी पूछी हुई है। इनिशियल वेलोसिटी तो दी है, वी आई उसका नाम है, तो h बुलंदी पर वेलोसिटी क्या होगी? डियर स्टूडेंट, थर्ड इक्वेशन पे नज़र मारें। 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर्ड माइनस वी आई स्क्वेयर्ड की अगर बात करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी अगर दी गई हो आपको और फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहा हो तो हाईएस्ट पॉइंट पे आमतौर पे वेलोसिटी ज़ीरो ले जाती है, तो 2gh इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर के हिसाब से देखा जाता है। लिहाजा हमसे पूछी क्या गई है? वेलोसिटी पूछी गई है। 2g कांस्टेंट है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हाइट के साथ, उसका स्क्वायर हाइट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या वेलोसिटी जो है वो हाइट के अंडर रूट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हाइट अगर हाफ हो गई है, हाइट अगर हाफ हो गई है तो वो वेलोसिटी फिर क्या होगी? 1/√2 हो जाएगी। बहुत सीधी सी बात है। इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि वेलोसिटी हाइट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या हाइट वेलोसिटी के डायरेक्टली स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वेलोसिटी के दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो वेलोसिटी हाइट के स्क्वायर रूट के साथ, थर्ड इक्वेशन से ली है, वेलोसिटी हाइट के स्क्वायर रूट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लिहाजा हाइट हाफ हो गई तो हाफ का स्क्वायर, हाफ को जो स्क्वायर रूट में डालोगे तो 1/√2 नहीं आ जाएगा। लिहाजा 1/√2 वाला ऑप्शन जो है, वेलोसिटी 1/2 वाला ऑप्शन मौजूद है डी में। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब एक ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं या नीचे की तरफ कोई इनिशियल वेलोसिटी देते हैं तो जो वेलोसिटी है वो बुलंदी के स्क्वायर रूट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सी कहानी है, ये आपके सामने थर्ड इक्वेशन से मैंने निकाली है। MCQs नंबर 26 पे चले जाइए। 26 में कहा है अ बॉडी कवर्स 4.9 मीटर, फिर 14.7 मीटर, फिर 24.5 मीटर, फिर 30.3 मीटर्स इन सक्सेसिव सेकेंड्स। सक्सेसिव सेकेंड में यानी कि फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ जो है फोर्थ सेकेंड, इन सक्सेसिव सेकेंड में ये डिस्टेंस कवर हो रहे हैं। तो एक्सेशन क्या होगा? प्यारे बच्चों, अगर आपको याद हो तो मैंने फ्री फॉल में समझाया था, पहले सेकंड में अगर जी की वैल्यू मैं 10 ले रहा होता हूँ, यहाँ 9.8 का केस लिया गया है। पहले सेकंड का डिस्टेंस 5 होता है अगर आप याद रखें, दूसरे का 15 मीटर होता है, तीसरे का 25 मीटर होता है, चौथे का 35 मीटर। तो ये वही चीज़ है ना, जी की वैल्यू 10 लेने पर ये चीज़ बनेगी और 9.8 लेने की, तो ये जी की वैल्यू तो इसको पता चल गया है कि एक्सेशन क्या है, जी है, और जी 9.8 होता है, तो एक्सेशन की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है 9.8। और 9.8 कहाँ मौजूद है? सी ऑप्शन में मौजूद है। सी ऑप्शन में 9.8 मौजूद है। तो बहुत सीधी सी बात है, ये वही बात है कि एक ऑब्जेक्ट पहले सेकंड में 5 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर, 35 मीटर, 45 मीटर, 55 मीटर, 65, पहला 5 याद करो, फिर 10-10 जमा करो। ये केस हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें डिस्टेंस की रेशो क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 8 नंबर डिस्टेंस की रेशो होती है 2n-1। ये वाला केस जी एक्सेशन का है, और जी 9.8 हो तो ये चीज़ बनती है, ये डेटा बनता है, ये डेटा। रेशो हर वक्त सेम होती है, चाहे एक्सेशन जो भी हो, रेशो यही रहेगी। रेशो एक्सेशन पे डिपेंड नहीं करती, उसकी मैग्नीट्यूड पे। तो 26 MCQs आपने देखा प्यारे बच्चों। अब आप देख लें 27 नंबर का MCQs। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट इंस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड गुजरने के बाद वेलोसिटी बन चुकी है 20
मीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी 3 सेकेंड बिफोर, 3 सेकेंड पहले वेलोसिटी कितनी होगी, 3 सेकेंड पहले की वेलोसिटी कितनी होगी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को फार्मूले से करते हैं या यानी कि वी आई प्राइम बताना है। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है 10 और 5 सेकंड गुजरने पे 20 हुई है, तो हर सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन कितना है इस मोशन में, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन वी एफ माइनस वी आई ओवर टाइम होता है। तो वी एफ कितनी है 20, 10 टाइम कितना है 5, ऊपर 10 आएगा 5, तो इसका एक्सेलरेशन मतलब है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। यानी कि हर सेकंड में वेलोसिटी कितनी बदल रही है, वेलोसिटी का बदलाव हर सेकंड में कितना आ रहा है पर सेकंड के हिसाब से 2 मीटर पर सेकंड आ रहा है वेलोसिटी का बदलाव। तो इस तरह अगर 3 सेकंड पहले देखें, जैसे 10 वेलोसिटी थी, 1 सेकंड बाद कितनी हो गई होगी 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20 हुई होगी ना। तो 3 सेकंड पहले सोचें, इससे हर सेकंड में दो हिसाब से वेलोसिटी कम करें, तो 1 सेकंड यानी कि ये जो 5 सेकंड हुए हैं, ये जो जिस वक्त वेलोसिटी 10 थी, तो 1 सेकंड पीछे चले जाएं तो वेलोसिटी कितनी करनी पड़ेगी 8, 2 सेकंड पीछे करनी चले जाएं 6, और 3 सेकंड पीछे चले जाएं तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 4। ज़बानी भी करवा दिया है टेक्निकली, अगर आप समझते हैं। फार्मूले से हमने एक्सेलरेशन की इन्फॉर्मेशन ले ली है, फार्मूले से भी करवा सकता हूँ कि ये मैंने एक्सेलरेशन की इन्फॉर्मेशन जब मैंने फार्मूले से ले ली है, तो उस फार्मूले से मुझे पता चल रहा है कि हर सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। जब 10 थी तो 5 सेकंड बाद वो 20 हुई, तो 2 बढ़ रही, तो 10 से पहले 1 सेकंड पीछे चले जाएं तो फिर 8 होगी, 2 पीछे चले जाएं 6 होगी, 3 पीछे चले जाएं तो 4 होगी। या अगर इस एक्सेशन से वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80 से इंफॉर्मेशन लेते हैं, अब वी एफ आपको कौन सी लेनी पड़ेगी, ये लेनी पड़ेगी वी एफ, और वी आई तो हमने ढूंढी है। एक्सेशन कितना है आपके पास प्यारे बच्चों 2, और टाइम कितना पूछा है 3, तो इससे भी आंसर ये फार्मूले से भी करवा दिया है ये। तो इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड आ रही है 6 - 10, तो फार्मूले से भी समझा दिया है, कॉन्सेप्चुअली भी समझा दिया है। अब आपकी मर्जी है। तो क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कह रहा था कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 10 है, 5 सेकंड गुजरने के बाद 20 होगी, तो 3 सेकंड पहले वेलोसिटी क्या होगी समझा दिया है। 28 नंबर पे जाइए। A ball is thrown upward. If air resistance is to be neglected, then the time of the ascent is, ascent का टाइम इसमें पूछा है, तो अपवर्ड फेंका गया है इस तरह। ascent का टाइम जो भी है हमारे पास, टाइम का ये फार्मूला है। तो इसमें पूछा गया है ऑप्शन में इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, लेस देन, मोर देन, हमें पता है एसेंट और डिसेंट का टाइम बराबर होता है, लिहाजा ए ऑप्शन सही है, इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। 29 में देखें, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी गई है 29 में, A0 A1t A2t स्क्वेयर्ड, जिसमें मैंने A2 पूछ रखा है कि जी यहाँ पर एक्सेलरेशन पूछ रखा है। प्यारे बच्चों, ये ए से आप परेशान ना हो, आप हर ए को एक्सेलरेशन नहीं कह सकते। ये इक्वेशन असल में क्या है, S इज इक्वल टू ये असल फॉर्म ये है S0 प्लस VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर, ये असल इक्वेशन है। जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू नहीं कर रहा तो पहला डिस्टेंस जो ऑलरेडी कवर कर चुका है, फिर टाइम गुजरने के बाद, और ये उसके बाद एक्सेशन के, ये वही इक्वेशन है। S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन है S0 लिया हो, S0 वो डिस्टेंस होता है जब टाइम 0 पे ऑलरेडी कवर कर चुका हो। तो अब एक्सेशन पूछा है, तो इसमें एक्सेलरेशन का हिस्सा कौन सा है, ये चीज़ A1 जो है ये वेलोसिटी है, A0 जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला हिस्सा एक्सेलरेशन है। तो इन दोनों को कंपेयर कर लें, A2 इज इक्वल टू हाफ A, और एक्सेलरेशन के लिए सेपरेट कर दें तो एक्सेशन आ जाएगा 2A2। तो प्यारे बच्चों 2A2 ऑप्शन जो है वो D है, और एक्सेलरेशन 2A2 है इसमें। ये क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट नंबर 4 इन ICA, नंबर 30 को देखिए।
A ball takes t second to fall from h1 height. h हाइट से जब भी कोई बॉडी गिरती है तो उसका फार्मूला आपको पता है जी टी स्क्वेयर है, तो वो कहता है t1 स्क्वेयर सेकेंड वो गिरने में लेती है ये h1 हाइट। और h2 हाइट में उसने कह दिया कि t सेकेंड में वो h1 हाइट कवर करती है, और 4t सेकेंड में वो h2 हाइट 4t सेकेंड में वो h2 हाइट कवर करती है। 4t ये t सेकेंड है, फर्ज करें ये t सेकेंड है, ये 4t सेकेंड है। t सेकेंड में h1 और 4t सेकेंड में h2 हाइट कवर करती है। तो h1 और h2 की रेशियो पूछ रखी है इस MCQs में। तो प्यारे बच्चे h1 और h2 को जब आपस में डिवाइड कर देंगे, हाफ जी से हाफ जी कैंसल, t स्क्वेयर ओवर 4 जो है t स्क्वेयर का रेशियो आ जाएगा। तो t स्क्वेयर्ड डिवाइडेड बाई 16 t स्क्वेयर्ड 1/16 आपके पास आंसर दे देता है आपको 0.0625 ये रेशियो आ जाएगी। 1/16 को डिवाइड कर लें सिंपल, ये आंसर आ जाएगा। तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपको अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।